Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the chapter number 7 of the 10th class that is control and coordination. What is control and coordination? हमारे पास है सुपर कंप्यूटर दैट इज ब्रेन। उस सुपर कंप्यूटर ने हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को हर एक काम बांट के रखा है कि आपको ये करना है। अब हैंड है तो हैंड को कोई चीज़ पिक करनी है, लेग है तो लेग में आपको वॉक करने के लिए, रन करने के लिए। तो डिफरेंट जो हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन है ना, वॉक करने का, लिखने का, रीडिंग करने का, पकड़ने का काम, तो हर एक ऑर्गन को डिवाइड कर दिया है किसने? ब्रेन ने। और ब्रेन इसमें हेल्प कर रहा है क्योंकि उसके पास है नर्व सेल्स। और इसके अलावा हमारे पास है डिफरेंट ग्लैंड्स जिनकी सिक्रीशन ब्लड में हो रही है या डक्ट के थ्रू जो है वो हमारी हेल्प करते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इस कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए। So let us start the video and let's start the chapter that is with the nervous system. What is nervous system? Nervous system में आ रहे हैं आपके different parts. क्या पार्ट्स हैं? हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सीएनएस की फॉर्म में एंड पीएनएस की। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे लाई करेगा? देखो यहाँ पे सेंटर में बॉडी के, एक तो ब्रेन आ गया, दूसरा ये पिंक कलर की स्पाइनल कॉर्ड आपको जो सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जाते हुए दिख रही है। ये दोनों जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स बनेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन दैट इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ अवर बॉडी, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट काम देगा सारी बॉडी को कि आपको ये करना है, आपको ये। तो दिस इज द सुपर कंप्यूटर दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। देयर इज अ ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन पॉइंट तो होगा ना, दैट कनेक्शन पॉइंट इज नोन एज अ ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम में आपके पास आता है कौन? मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, ये भी जैसे कि ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? जब आप अपनी बैकबोन की बात करते हैं ना, बैकबोन में आप वर्टिब्रेस की बात करते हैं कि मेरे पास 333 वर्टिब्रेस है ना, वर्टिब्रल कॉलम है। उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है आपके पास, क्योंकि वो बनी होती है किससे? दिस इज द कॉलम ऑफ द नर्व्स। एक कॉलम है नर्व्स की, ठीक है, बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड लाई कहाँ करती है? अगर कोई ये पूछे कि है कहाँ पे, दैट इज प्रेजेंट इन द बैकबोन, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो जिसमें 33 वर्टिब्रेस है, वहां पे लाई करती है। वहां पे है क्या? ये दिस इज द कॉलम ऑफ द नर्व्स, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। नाउ अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी नर्व्स है ना वो सारी आ जाती है। ये देखिए पिक्चर है कि आपके पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करेंगे। तो जितनी बॉडी की नर्व्स है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था कि पूरी बॉडी में हमारे पास ब्लड की वेसल्स है, वो ब्लड को क्या कर रही हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हर एक बॉडी ऑर्गन को, हर एक सेल को काम करने के लिए। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स जब छोटी से छोटी हो जाती है तो कैपिलरीज बन जाती हैं। तो इसी तरह से जो ब्रेन वाला सिस्टम है, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ आपके अपर साइड पे ब्रेन ही नहीं, बल्कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अलावा आपके पास डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं आपको आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करने के लिए। अब मुझे बाहर जो चीज दिखाई दे रही है, आईज से मैं देख तो सकती हूँ, लेकिन आईज का जो कॉन्टेक्ट ब्रेन के साथ बना है कि वो पर्टिकुलर चीज क्या मैंने पहले देखी है, क्या वो पर्टिकुलर चीज एक बर्ड है या एनिमल है या रेप्टाइल है, उसको जज भी तो करना है। तो वो जजिंग करने का काम कौन करता है? ये नर्व्स वहां तक मैसेज पहुंचा रही है हमारे ब्रेन तक कि ये पर्टिकुलर चीज क्या आपने पहले देखी है, क्या वो इंफॉर्मेशन पहले से कुछ स्टोर है। वो पहुंचानी भी तो है इंफॉर्मेशन, वो कौन पहुंचा रहा है? नर्व्स पहुंचा रही है वहां तक। तो आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करने के लिए हमारे पास होती हैं बहुत सारी नर्व्स। उन नर्व्स को हमने नाम दे दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उनका कॉन्टेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तो बता रहा है, सुपर कंप्यूटर ही तो बता रहा है कि हाँ वो चीज आपने पहले देखी हुई है, दैट इज अ बर्ड, है ना। जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी चीज आप स्मेल कर रहे हो, आपने स्मेल कर लिया, एक बाउल के अंदर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, अरे पड़ोसी के घर में कुछ अच्छे से राजमा चावल बन रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन स्मेल तो आपने कर ली, वो जा रही है ब्रेन तक, क्या वो पहले से आपने स्मेल करके रखी हुई है, पहले कहीं आपने सूंघी हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे है, ब्रेन में। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना आपका वोलेंट्री एक्शंस के लिए, जितना भी आपका वोलेंट्री कमांड्स होती हैं, जो वोलेंट्री एक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड है सोमैटिक नर्वस, ठीक है, वोलेंट्री मूवमेंट से रिलेटेड है सोमैटिक नर्वस, ठीक है। वोलेंट्री का मतलब है जो चीज आप खुद करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, यू वॉन्ट टू रीड समथिंग, तो वो जो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो, अपनी इच्छा से करना चाहते हो, दैट आर नोन एज वोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री मूवमेंट्स करने के लिए आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्व जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। वोलेंट्री मूवमेंट्स के लिए जो चीज आप खुद करते हो, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग का काम अपने हाथ से आप खुद, आप चाहते हो कि आप रन करो, आप चाहते हो कि आप वॉक करो, तो ये जो एक्शन जो आप अपनी मर्जी से खुद करते हो उनको कहते हैं वोलेंट्री एक्शन। वो हेल्प करने में वो करने में हेल्प कौन कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितना इनवोलेंट्री आपकी प्रोसेसेस है ना, इनवोलेंट्री मतलब जो आप अ, मतलब खुद नहीं करना चाहते, अपने आप बॉडी करवा रही है आपसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट बीट है आपकी, वो आप चाहते हो कि अभी मैं चाहती हूँ कि मेरी हार्ट बीट अभी मैं कंट्रोल कर लूँ और रोक दूँ इसको, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज माई बॉडी इज डूइंग दैट इटसेल्फ, है ना। तो वो आ गया एक्टिविटी आपकी इनवोलेंट्री एक्टिविटी, इनवोलेंट्री एक्शन आ गया आपके। इसके अलावा डाइजेशन, मतलब आपने खाना खाया और आप बोलते हो कि अब मेरी डाइजेशन की प्रोसेस मुझे रोकनी है, मुझे अपनी पेरिस्टालसिस वाली मूवमेंट रोकनी है, तो वो आप नहीं रोक सकते, बिकॉज दैट इज डन बाय द बॉडी इटसेल्फ। तो दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन। इसके अलावा आपकी प्यूपिल का कंट्रैक्शन, जो आईज का कंट्रैक्शन, किसी चीज को देख के हैरान हो जाना और आईज बड़ी कर लेना, है ना, और छोटी कर लेना, जब आप डर जाते हो तो छोटी हो जाना, तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन है दैट डिपेंड अपॉन बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका डिवाइडेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक का मतलब है कि जब कोई चीज देखते हुए आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी का अराइज हो जाता है, किसी बहुत खतरनाक चीज को देख लिया, हॉरर मूवी को देख लिया तो एकदम से डर गए, है ना, तो किसी ने पीछे से हाथ रख दिया तो आप डर जाते हो, अरे कौन आ गया इस टाइम पे, कौन आ गया, है ना, ऐसे डर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग आपके पीछे पड़ा है और हद से ज्यादा बस आपको तो भागने की पड़ी है, चाहे आगे कोई दीवार आ जाए, पत्थर आ जाए, आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो उस टाइम पे एनर्जेटिक जब आप बनते हो तो हेल्प कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट और फ्लाइट का जो मोड है वो ऑन हो गया बॉडी में, है ना। एक्शन और स्ट्रेस का, स्ट्रेस भी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल गिर गए हो, चोट लगी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, है ना, और हॉस्पिटल जाने वाली सिचुएशन है, तो स्ट्रेस वाला जो सिचुएशन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगर बॉडी रिलैक्स मोड में रहना चाहती है, मजे से आराम से बैठना है, खाना खाना है, मूवी देखनी है, बॉडी बहुत रिलैक्स है, काम है, तब हमारी हेल्प करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बॉडी को काम रखने में और ये बॉडी को एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करती है। एकदम से स्ट्रेस या एनर्जेटिक वाली सिचुएशन आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको डन करती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस, है ना। सीएनएस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेन पार्ट कौन कौन है, एक तो है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सो नेम, इसका नाम ऐसा क्यों है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि एक तो बॉडी के सेंटर में है, ब्रेन भी कहाँ है, सेंटर में, स्पाइनल कॉर्ड भी कहाँ है, सेंटर में है, ये बैक पोजिशन पे है, बैकवर्ड है, बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है,
वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन है तो बॉडी के सेंटर से होके जा रहा है ना, सारी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर से होके जा रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करता है रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को, जितनी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है, मैंने कहा ना कि कोई आपने बर्ड देखा तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हो कि ये चीज मैंने देखी है, पहले देखना जरा, तो वो थोड़ा सा इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, क्योंकि पुरानी मेमोरी को भी उसने स्टोर करके रखा है। और फिर क्या करता है, कोई कप सामने पड़ा है चाय का और आपको ब्रेन को मैसेज मिलता है कि सामने चाय का कप है, आई हैव टू पिक दैट, आई हैव टू टेक दैट और ड्रिंक दैट। तो कोऑर्डिनेट करता है आपका ब्रेन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के साथ कि हाँ चाय का कप है, उठाइए और पीजिए, है ना। इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यही जो मैं बता रही थी कि हाँ इस चीज को उठाना है, इस चीज को हॉट है भाई इसको टच नहीं करना अभी, जब ये ठंडी हो जाएगी तब टच करना। तो इन्फ्लुएंस करना डिफरेंट एक्टिविटीज को, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिर्फ ब्रेन ही हमारी हेल्प नहीं करता बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी हेल्प करती है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे हम आगे। तो देखिए ये है आपका बहुत बड़ा ब्रेन, ब्रेन के साथ अटैच है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेन स्टेम जिसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला है, और ब्रेन स्टेम के साथ ही फिर नीचे अराइज हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। नाउ अब आ गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो पीएनएस वाला सिस्टम है उसमें सारी की सारी नर्व्स आती हैं, फिर चाहे वो आपकी क्रेनियल नर्व्स आए या क्रेनियल नर्व्स आई हैं तो क्रेनियम भी देख लेते हैं। क्रेनियम क्या होता है, ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये आपका कवर है किसी बोनी बॉक्स से, दैट बोनी बॉक्स इज नोन एज क्रेनियम, उसको बोलते हैं हम क्रेनियम। क्रेनियम बोल लीजिए या स्कल बोल लीजिए, ठीक है। तो ब्रेन से निकलने वाली हमारे पास होती है क्रेनियल नर्व्स, कितनी होती हैं, 12 होती हैं बच्चे, ये नंबर याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं भाई बॉडी में। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और कितनी होती है वो 31, दैट नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में विसरल नर्व्स भी आती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन से निकलने वाली, स्पाइनल नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, एग्जिस्ट करने वाली, इसमें नर्व्स आई। इसके अलावा गैंग्लिया इसमें आते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ द नर्व सेल। जब आपके नर्व सेल जो है वो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तब हम उसको बोलते हैं दैट आर गैंग्लिया outside the brain and the spinal cord. The PNS include cranial nerves, spinal nerves. This system also carry information to and from. अब इस PNS का क्या काम होता है, मैंने कहा ना, आपने बाहर, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्ड था वो देखा, ठीक है, कोई बर्ड था वो देखा और आपने देखा कि इस बर्ड की इंफॉर्मेशन क्या कोई स्टोर है इसमें, ब्रेन के अंदर स्टोर है। अच्छा, अब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपने देखा तो इसका मतलब आईज ने हेल्प की। अब आईज के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं ब्रेन को, इसका मतलब अब इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो पतली पतली नर्व्स हैं बॉडी में, फेस में, आईज में, ईयर में, उन्होंने हेल्प करा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। तो पीएनएस जो है वो हेल्प कर रहा है हमारी कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपने देखा है, जो सुना है, जो सूंघा है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का, जो इंफॉर्मेशन गेन की है उस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाने का काम, चुगली करने का काम करता है पीएनएस। तो पीएनएस इज इट कैरी द मैसेज एंड इट कैरी द मैसेज टू द सीएनएस एंड फ्रॉम द सीएनएस, वहां से भी उसको इंफॉर्मेशन कुछ मिल रही है, वहां से भी उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ भाई ये चीज ये है, ये चीज बर्ड है, ये चीज रेप्टाइल है। वो कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन, उसने गेन करी, उसके बाद उसने सारा एनालाइज किया कि हर किसी चीज को, और फिर पीएनएस तक उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया कि ये बर्ड बहुत बड़ा है, अगर ऑस्ट्रिच है तो इससे बचो और इससे पीछे हट जाओ, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या कर रहा है, एक तो मैसेज कैरी कर रहा है, किसको दे रहा है, सीएनएस को, और सीएनएस भी रिस्पॉन्स दे रहा है भाई पीएनएस को कि आउटसाइड वर्ल्ड में आप जो चीज देख रहे हो वो आपके लिए हार्मफुल है या नहीं हार्मफुल।
पीएनएस आपका डिवाइडेड है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक मैंने कहा कि वोलेंट्री मसल्स के साथ उसका रिलेशन है, जितना वोलेंट्री वर्क है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वोलेंट्री वर्क मतलब जो मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको कुछ राइट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आपसे बात करने का, तो मैं जो जो भी टॉक कर रही हूँ इस टाइम पे, अगर मैं रनिंग स्टार्ट कर दूं, ठीक है, जो मैं रन करूं या अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूं, जो भी चीज मैं खुद से अभी करना चाहती हूँ दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वोलेंट्री मसल्स। और उसमें हेल्प कौन कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, फिर जितना इनवोलेंट्री एक्शन है ना आपका दैट इज डन, दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवोलेंट्री मतलब जो मेरे बस का नहीं है भाई, जो बॉडी खुद कंट्रोल कर रही है। बॉडी क्या कंट्रोल कर रही है खुद से, बॉडी कंट्रोल कर रही है हमारे हार्ट बीट को। मेरे दिल का जो धड़कन है वो बढ़ेगी, किसी चीज को देख के कम होगी, फिर उसके बाद मैं सोचूं कि मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, अभी बैठ के हार्ट बीट को मैं रोक लेती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बॉडी इटसेल्फ। उसके बाद जो बॉडी की डाइजेशन की पेरिस्टालिसिस वाली मूवमेंट है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट होना है बॉडी के स्टमक को या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को और फिर फूड को डाइजेस्ट करना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इनवोलेंट्री एक्शन। इसके बाद इसके अलावा जो आपका ब्लड का सप्लाई हो रहा है बॉडी में, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको भी मैं नहीं बोल रही कि पैरों तक भाई खून पहुंचना चाहिए, तो अपने आप हो रहा है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इनवोलेंट्री एक्शंस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथी गेन करने के लिए कई बार हम कुछ करते हैं ना, तो वैसा एक ट्रिक बना लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड विद द एनर्जी एंड द स्ट्रेस ऑफ द बॉडी। जब बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है ना, किसी चीज को देख के बहुत खुश हो गए हम, बहुत, जैसे 10th का बोर्ड का रिजल्ट निकल गया, टॉप कर दिया हमने, तो हमारे पास बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, बहुत खुश है तो एनर्जेटिक हो जाए, या बहुत ज्यादा डर वाली सिचुएशन आ जाए, कोई बैल पीछे पड़ गया, अब तो मार के उठा के पटक देगा हमें, तो हमें भागना है, भागने वाली यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी हमारे साथ वर्क कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब बॉडी को रिलैक्सेशन की जरूरत है, आराम से बैठना, यार आज तो चिल मारनी है, आज तो मूवी देखेंगे, फिक्स खाएंगे, तो रिलैक्स करवाने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशन में लेके जाता है और बॉडी को एनर्जेटिक यानी अराउजल वाली सिचुएशन आ जाती है बॉडी में, और ये रिलैक्स यानी काम रखता है बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो कि मेन पोर्शन है इस चैप्टर का। तो ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स है, एक है हमारे पास फोर ब्रेन, ठीक है, एक है हमारे पास मिड ब्रेन और एक है हमारे पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन देखिए कितना येलो वाला ये पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज फोर ब्रेन। ये है मिड ब्रेन, छोटा सा हमारा बीच वाला, दैट इज मिड ब्रेन। और नीचे वाला जितना पोर्शन है जिसमें हम देखते हैं हमारे पास ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन स्टेम के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज अ हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर ब्रेन, हम बोलते हैं ना फोर हेड की बात करते हैं, तो दो फोर हेड से शुरू होने वाला हमारा फोर ब्रेन ही है। ये देखिए ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, इस पिक्चर में देखिए यहाँ से फोर हेड से तो शुरू हो गया फोर ब्रेन, और पीछे तक फोर ब्रेन ही है, और इसका मेन पोर्शन सेरिब्रम है, डायनसेफ्लॉन भी है, लेकिन मेन पोर्शन किसने कवर करके रखा है, सेरिब्रम ने, ठीक है, सेरिब्रम। और फोर ब्रेन आपका क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ विच इज सेरिब्रम, और ज्यादा हिस्सा किसने ले लिया है, सेरिब्रम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना आपको, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब आप ब्रेन की बात करते हो ना, जब आप ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तब आपको इस तरह से ब्रेन जो है वो दिख रहा है, ठीक है, और उसके 2 हेमिस्फीयर्स आपको दिखते हैं ब्रेन के, ये रहे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसे ये 2 मुट्ठियां है ना मेरी, इनको मैंने इस तरह से बंद किया ना,
तो ये जो दो मुट्ठियों के बीच में जो कनेक्शन एरिया है ना, वो एक्सॉन से कवर है। एक्सॉन आपका नर्व सेल था, ठीक है, नर्व सेल का आपका लास्ट वाला पोर्शन है, हम पढ़ेंगे नर्व सेल। एक्सॉन जो है ना वाइट मैटर बनाता है ब्रेन में, ठीक है। जो सेल की बॉडी है, जो डेंड्राइट्स है, उसके बाद सेल की बॉडी है, ये बनाते हैं हमारा ग्रे मैटर, ये बनाते हैं ग्रे मैटर। और अगर उसकी एक्सॉन की बात करूं जो कि सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, दैट ब्रांच इज नोन एज एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है ना, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। ये वाइट मैटर से कवर है एक तरह से, बीच वाला पोर्शन जो है अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्सॉन 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 दिखेंगे, तो ऐसे लगेगा दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कुछ वाइट पोर्शन है। ठीक है, वाइट मैटर है, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस कैलोसम। मैं फिर से बता रही हूँ, दो मुट्ठियां हैं अपनी, ये दोनों मुट्ठियां, दोनों हाथों को ले लो, बंद कर लो, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है। लेकिन इस सेरिब्रम को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड करके रखा है, वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द अदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दीज आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज अ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ईच हेमिस्फीयर इज स्प्लिट इनटू 4 लोब्स, और हर एक हेमिस्फीयर के इस तरह से 4 लोब्स बना दिए हमने, फ्रंटल लोब, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, 4 लोब्स हैं उसके। अब ये जो फोर ब्रेन है जिसमें हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है, इसका फंक्शन क्या है, हमारे दिमाग में ये वाला एरिया करता क्या है। ये बहुत कुछ करता है, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, हमारी जितनी भी थिंकिंग कैपेसिटी है, जितनी भी मेमोरी की जो पुरानी मेमोरी है, न्यू मेमोरी है, उसको स्टोर करना है। फिर मैंने कहा ना कि आप उसको एनालाइज करते हो, जितनी एनालाइजिंग सिचुएशंस है, एनालाइजिंग, अब पता नहीं स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वोलेंट्री एक्शंस है, जितना मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अभी मैं लिखना शुरू कर दूँ, आई विल राइट समथिंग, आई विल रन, आई विल वॉक, आई विल डू रीडिंग, और जितना अभी मैं करना चाहती हूँ कि मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, है ना, जितना मैं खुद से काम जो करना चाहती हूँ, वोलेंट्री एक्शन जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। जितना मेरा स्पीच वाला एरिया आएगा, किसी चीज को टच करने वाला, स्मेल वाला, विजुअल रिसेप्शन, टेम्परेचर के रिसेप्शन, कोई चीज गर्म है, ठंडी है, ऑल्सो हंगर, आपको भूख लगी है, किसने बताया आपको, सेरिब्रम के पास वो रिसेप्टर्स है, उसने बताया। आपको प्यास लगी है, द थर्स्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपको क्रिएटिविटी से, इंटेलिजेंस से, मेमोरी से, थिंकिंग से, विजुअलाइजेशन से, सब सारी चीजें इसमें है। सेरिब्रम ही सबसे बड़ा जो है वो काम करने वाला पोर्शन है आपका, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसा ये वर्ड है कि दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसके पास काम भी उतना ज्यादा है, ये याद रख सकते और ब्रेन के पास, ठीक है। बाकी चीजें नहीं याद रखनी, ये वर्ड जरूर याद रखना कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन एरिया है दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मिड ब्रेन में। व्हाट इज मिड ब्रेन? मिड, ये आ गया आपका फोर ब्रेन, ये हम कर चुके, दैट इज डन। अब आपके पास ये छोटा सा मिड ब्रेन आ गया है। मिड ब्रेन के थोड़े से फंक्शन है। मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का फॉरवर्ड मोस्ट पोर्शन है, मतलब अगर हम सबसे पहला अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम में सबसे पहला पोर्शन आपके पास मिड ब्रेन ही तो आता है। उसके बाद आपके पास पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद आपके पास मेडुला आ जाएगा। तो ये जो है फॉरवर्ड मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या आ गया, ब्रेन स्टेम आ गया। तो ब्रेन स्टेम का सबसे वाला जो छोटा सा एरिया है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द विजन, देखने से रिलेटेड इसके पास रिसेप्टर्स है, हियरिंग से रिलेटेड इसके पास रिसेप्टर्स है, स्लीप सोने से रिलेटेड इसके पास रिसेप्टर्स है, अराउजल यानी अलर्टनेस से रिलेटेड इसके पास रिसेप्टर्स, और टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। अब पीछे वाला, हमारी क्लास में भी ऐसे होता था, टीचर किसी को, एक बच्चा था उसको लगा देती थी पीछे से, तो वो बच्चा बोलता था मैम प्लीज मेरे छोटे ब्रेन को मत मार। तो दैट छोटा ब्रेन इज नोन एज द हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगाटा। इसके तीन पोर्शन है भाई। फर्स्ट पोर्शन मेड्यूला, सेकंड आ गया पोन्स एंड थर्ड आ गया आपका सेरिबेलम। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा, पॉन्स, ये सेरिबेलम है। दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें इस तरह से आप देखोगे कि ग्रे और व्हाइट मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारा, और मेड्यूला है एंड मेड्यूला के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन, ये तीनों जो है मिलके क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन बनाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता था, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस। मेड्यूला ओब्लोंगाटा क्या करता है, ये देख रहे हो आप मेड्यूला यहाँ पे, ये चीज, ठीक है। और भी किसी पिक्चर में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका मेड्यूला वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ आ गया। अब मेड्यूला ओब्लोंगाटा आपका क्या करता है, इट कंट्रोल द, मैंने कहा ना इनवॉलेंट्री, जिनको आप खुद से कंट्रोल नहीं करते हो, वो काम खुद से बॉडी कर रही है, उसने संभाला हुआ, सारी जिम्मेदारी उसने ली है, तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत। तो जितनी हार्ट रेट है, आप आप बोलते हो कि मैं हार्ट रेट को अभी रोक देता हूँ, अभी कंट्रोल कर देता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। ब्रीथिंग को कंट्रोल, इनहलेशन जो है, इनहेल करना है ना, ऑक्सीजन इनहेल करने हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेड्यूला। उसके पास रिसेप्टर्स है, उसके पास ऐसे न्यूक्लियस है अंदर की, वो बॉडी की इनहेलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है, जिसको हम बीपी बोलते हैं, उसको हाई करना है, लो करना है, किसके पास है सारा कंट्रोल, मेडुला के पास। इसके अलावा कफ करना, स्नीज यानी छींक लगाना, स्वेलो करना ना है, वॉमिटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। वॉमिटिंग, आप सोचते हो कि वॉमिटिंग आ रही है अब मैं रोक लेता, तो ऐसा नहीं होता। जब वो आएगी तब आप उसको रोक भी नहीं सकते, बिकॉज दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा के पास कंट्रोल सिस्टम है सारा उसका। एंड मेंटेनेंस ऑफ योर बैलेंस, आपका बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना मेडुला के पास है। पॉन्स का क्या काम है भाई, पॉन्स का काम है ब्रीथिंग, यानी एक्सहेल जो आप करते हो बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, उसका कंट्रोल सिस्टम पॉन्स के पास है। एंड सेंसेशन ऑफ द पेन, आपको कहीं पेन हो रही है, उसकी सेंसेशन का एरिया भी इसी के पास है, इसी के पास है वो रिसेप्टर्स। और सेरिबेलम, जिसमें आर्बोरर विटे हैं, आपके ट्री ऑफ लाइफ है जिसके पास, के पास है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या करता है, आपके वॉक को और आपके पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है। आपने किस तरह से खड़े होना है, चलना है, भागना है, वो डिपेंड करता है सेरिबेलम के ऊपर। बैलेंस, आप बस में बैठे हो, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, एकदम से अपने आप को संभाल लेते हो ना आप, किस वजह से, सेरिबेलम की वजह से आप अपने आप को बैलेंस करते हो और इक्विलिब्रियम में लेके आते हो। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेशन है, मोटर मूवमेंट है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम। किसी स्विंग के अंदर, आप राइड के अंदर बैठे हो और आपको अपने बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो मोटर मूवमेंट है, वो कंट्रोल करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम। आईज की जितनी मूवमेंट है और आपका जो बोलने का स्पीच वाले रिसेप्टर्स है, दैट आर रिसेप्टर्स, मैं बोल रही हूँ सॉरी, जितना वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, दैट इज प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। ठीक है, नाउ देयर इज अ वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास मेनिंजेस होते हैं ब्रेन में। व्हाट इज मेनिंजेस, हमारे पास ना ब्रेन में तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। वो इम्पॉर्टेंट लेयर्स क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। किससे प्रोटेक्ट करके रखती है भाई, क्या क्या चीज है जो प्रोटेक्शन करती है, ये तीन लेयर्स है। इस तरह से देखिए, ये रहा हमारा बोनी बॉक्स, सबसे पहले वही आता ना, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ये हार्ड सी चीज जिसको आप टच करते हो, दैट इज बोनी बॉक्स, और वो बोनी बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। अब इस क्रेनियम के अंदर ये जो हमारा स्कल है, जिसको बोनी बॉक्स बोला है, उसके अंदर ना, ये था ना बोनी बॉक्स हमारा, ये स्कल है, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट लेयर है, 1 then 2 then 3। ये रे, ये रहा 1, this is known as a dura matter, then 2, this is known as a arachnoid matter, एंड दिस इज नोन एज अ थर्ड लेयर, जो इनर मोस्ट है, जिसके साथ फिर ये टिश्यू आपका जो मास है ब्रेन का, वो टच कर रहा है ना।
तो दिस इज नोन एज अ पाया मैटर। तो आपको याद रखनी है 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स के नाम। आपके पास है ड्यूरा मैटर, आपके पास है एरिकनॉइड मैटर, आपके पास है पाया मैटर। ये 3 लेयर्स आ गई आपके पास। एरिकनॉइड और पाया के बीच में आपको ये वेब्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वेब स्ट्रक्चर, दिस वेब स्ट्रक्चर हैज अ फ्लूइड। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है और उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। किसके बीच में है, फिर से बता रही हूँ, वेब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में, एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो वेब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें एक फ्लूइड फील्ड है। उस फ्लूइड का क्या काम होता है, कुशन की तरह एक्ट करता है। वो कुशन की तरह मतलब अब मैं दीवार के साथ सिर मार दूं तो मुझे चोट तो जरूर लगेगी। अब इतना हार्ड ये स्कल है, इसके साथ ये टिश्यू साथ में अगर टकराएगा तो उसको चोट लगेगी, तो उसको बचाना भी तो है, इसको कुशन भी तो, गद्दी भी तो देनी पड़ेगी ना, बिस्तर भी तो देना पड़ेगा ना, आराम से रेस्ट करे। उसको जो कुशन प्रोवाइड करा है वो दिया है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने, सीएसएफ ने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने। और ये 3 लेयर्स ये इसको कुशन की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको ये 3 मेनिंजेस याद रखनी। दीज आर द 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स व्हिच आर नोन एज मेनिंजेस। कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर। और ड्यूरा और पाया के बीच में, ड्यूरा ने, एरिकनॉइड और पाया के बीच में आपके पास एक फ्लूइड वेब लाइक स्ट्रक्चर में फिल्ड है, दैट इज नोन एज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आ जाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो हमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमारा ब्रेन जो है कल के साथ आपस में जब वो टकराए तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो वहां पे शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और एक कुशन की तरह एक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ के बीच में स्पेस, कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, ये एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो वेब लाइक आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही थी, दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसको नाम दे दिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह और एक कुशन की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे था ना, यहाँ पे थी ना वो लेयर्स हमारी, ड्यूरा मैटर, फिर एरिकनॉइड और पाया के बीच में ये आपको ब्लू कलर के फ्लूइड की लाइन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ब्रेन वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बीच में भी है, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्लू वाला पोर्शन, और यहाँ भी है। इसके अलावा स्पाइनल कोड को भी इसी ने तो प्रोटेक्ट करके रखा है। अब स्पाइनल कोड में भी तो यही काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही सेम काम तो कर रही है। तो स्पाइनल कोड को भी तो कोई बचाएगा, कौन बचाएगा, सेम आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को ही नहीं बल्कि स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके पास भी 3 मेनिंजेस है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके पास भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नर्व सेल। अब इतना सारा काम जो है वो ब्रेन का, जो वो मांस का टुकड़ा है वो तो नहीं कर रहा होगा, उसका कोई हेल्प भी तो कर रहा होगा। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज नर्व सेल। अब नर्व सेल क्या है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के, लॉन्गेस्ट सेल। अब आपकी ब्रेन, आपके पाँव के पास कोई वो है, चिंटी है जिसने आपको काट लिया, ब्रेन तक मैसेज आता है कि कुछ चीज काट रही है भाई, हटाओ उसको पाँव के ऊपर से। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज लॉन्गेस्ट सेल, और दीज सेल्स आर नोन एज नर्व सेल्स। इसको नर्व सेल का नाम भी दिया है हमने। और ये जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमने किडनी वाला पोर्शन करा था तब हमने बोला था द फंडामेंटल यूनिट, जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो कौन है, नेफ्रॉन। उसी तरह से जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, वो फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। फंडामेंटल यूनिट मतलब इसके बिना तो काम ना के बराबर, ये नहीं है तो बॉडी का कोई काम। अब इन्होंने क्या किया है, ये लॉन्गेस्ट सेल्स है, इनका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये आप इनमें एक्सटेंशंस देख रहे हैं या जो ब्रांचेस देख रहे हैं उनका नाम है डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स की जो ब्रांचेस हैं, इन्होंने आगे एक सेल बॉडी को बनाया है। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, एंड सेंटर में एक न्यूक्लियस है।
दिस इज नोन एज अ सेल बॉडी, इसको हमने साइटोन बोल दिया है या सोमा बोल दिया है या सेल बॉडी बोल दिया है। अब इस सेल बॉडी का आगे जो एक्सटेंशन ये ब्रांच की तरह जा रहा है, दिस इज नोन एज अ एक्सॉन। अब इस ब्लू कलर की एक्सॉन के बीच बीच में आपको एक सेल्स दिख रहे होंगे, सक्वान सेल्स। दैट सेल्स हैज अ माइलिन शीथ, इनके ऊपर माइलिन शीथ है। तो ये जो एक्सॉन है ये बीच बीच में अब मुझे दिख रहा है, बीच में ये जो गैप है दो सेल्स के बीच में, इट इज नोन एज अ नोड ऑफ रनवियर, है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सॉन। लेकिन इस एक्सॉन में आपको कहीं कहीं बीच में माइलिन शीथ की कवरिंग दिख रही है, बीच बीच में ये माइलिन शीथ दिख रही है ना, दिख रही है ना। इसी की वजह से तो वो व्हाइट कलर का दिखता है एक्सॉन। और अगर गैप्स की बात करूं कि दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, फिर इसको क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज अ नोड ऑफ रनवियर। पूरी ब्रांचिंग को, एक्सटेंशन को हमने नाम दे दिया एक्सॉन। तो लास्ट में हमारे पास फिर से कुछ एंडिंग्स आ गई इस एक्सॉन की, जिनको हमने नाम दे दिया एक्सॉन टर्मिनल्स और नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का नाम दे दिया इसको। अब ये नर्व एंडिंग क्या करते हैं, एक और मेरे पास जो है यहाँ पे अराइज कर जाएगा एक और न्यूरॉन, एक और नर्व सेल, ठीक है, एक और नर्व सेल आ जाएगा जिससे एक और एक्सॉन अराइज होगी। ये नर्व सेल और ये वाला नर्व सेल आपस में एक माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट रखते हैं, छोटा सा गैप होता है उनमें, दैट इज माइक्रोस्कोपिक गैप। और उस गैप को हम नाम दे देते हैं साइनैप्स, को हम नाम देते हैं साइनैप। साइनैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्व सेल, क्योंकि साइनैप ही तो है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल होगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे नाम लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है बच्चे, ये फर्स्ट नर्व सेल है, ये सेकंड नर्व सेल है। इन दोनों के बीच में ये देखो कुछ कुछ चीजें रिलीज हो रही है ना, दैट आर केमिकल्स। इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या, हम क्या बोलते हैं उन चीजों को, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक से रिसीव होते हुए दूसरे नर्व सेल तक ट्रांसफर हो रही है। तो नर्व सेल्स करते क्या है, मैसेज देना है ना ब्रेन ने कि हाँ ये चीज सेफ है, ये चीज अनसेफ है, यहाँ से पैर हटा लो। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। और नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व सेल्स बच्चे एक तरह के नहीं होते, तीन तरह के नर्व सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है सेंसरी, एक होता है रिले और एक होता है मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व सेल। तो सेंसरी का काम होता है कि जो रिसेप्टर ऑर्गन है ना हमारा, जहाँ पे आपको चींटी काट रही है, जैसे पाँव पे चींटी काट रही थी, पीठ पे थी, आंट आपके फीट पे थी, आपको उसको हटाना है, या जो भी बी है जो आपको काट रही है। अच्छा, वहां पे पाँव में रिसेप्टर ऑर्गन था, रिसेप्टर ऑर्गन ने देखा कि मुझे कोई चीज काट रही है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर मी। इसने इंफॉर्मेशन सेंसरी को देनी है, सेंसरी ने रिले को देनी है। रिले जो बीच में एसोसिएशन का काम कर रहा है, इसने इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को दी। और मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि इफेक्टर ऑर्गन को बोलना, यानी पाँव की मसल्स को बोलना कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपने इस ऑर्गन को पीछे हटा लो। बिकॉज इंफॉर्मेशन तो अब इस तरह से कन्वे होगी ना, एक काम करेगा दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा। इफेक्टर ऑर्गन फिर अपनी मसल्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो कोई केमिकल रिलीज करेगा। अभी यहाँ पे जब चींटी काट रही है तो कॉन्ट्रैक्शन बनती है वहां पे मसल्स की। तो न्यूरॉन क्या काम करते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का। और ये क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो बाहर का वर्ल्ड है वहां से जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें सुनाई दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, सेंसरी से रिले को, रिले से मोटर को, और फिर मसल्स तक पहुंचाना, इफेक्टर ऑर्गन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। और इस इंफॉर्मेशन को वो पहुंचाते किस फॉर्म में है, एक केमिकल, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म। ये काम होता है नर्व सेल। तो नर्व सेल की स्ट्रक्चर हमने देख ली, इस तरह से वो काम कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको क्या बोलते हैं, साइनैप बोलते हैं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर वो एक नर्व सेल दूसरे में रिलीज कर रहा है तो वो काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए फिर से वही बात आ गई है ना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आ गए। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन,
जिसने क्या करा, रिसेप्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गेन करके अपने में ले ली, और इसका काम है फिर आगे इंफॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आपको रिसीव करना। रिले न्यूरॉन जो कि एसोसिएशन वाला न्यूरॉन है, एसोसिएशन वाला न्यूरॉन है, उसने इंफॉर्मेशन को आगे किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन किसको दी, मसल सेल्स को, मसल्स को दी, मसल सेल्स को दी, और उन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन शो की, कॉन्ट्रैक्ट हो गए वो, और कहा कि उस फीड को पीछे कर लो जिसपे आपको कोई चीज काट रही है ना। तो देखिए किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से होते हुए सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए रिले न्यूरॉन, जिसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, जिसको एसोसिएशन वाला न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएशन का काम कर रहा है। और इसने इंफॉर्मेशन दी किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर काम करना शुरू करा, मसल सेल्स के ऊपर कंट्रैक्शन का काम शुरू करा, या किसी केमिकल को रिलीज करने का काम शुरू करा। तो एक जो बंदा है वो दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से पास ऑन कर रहे हैं, है ना। जैसे वो एग्जाम में हेल्प के लिए वो पीछे वाले से पूछना, पीछे से पीछे वाले को पूछना, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी यार, एमसीक्यू में ए आंसर है कि बी आंसर, लेते ना हेल्प। तो ये जो अब रिसेप्टर्स है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना बेटा, होते कि नहीं, कौन कौन से, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, यही होते हैं ना सेंसरी ऑर्गन। तो स्किन तो एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, इतनी सारी तो स्किन है, पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा देखो कि ये सारा स्किन से कवर अप है हम। तो स्किन के पास, टंग के पास, ईयर के पास, आईज के पास, सबके पास रिसेप्टर्स है। वो रिसेप्टर्स किस किस चीज से रिलेटेड है, अगर आईज कुछ विजुलाइज कर रही है, कोई चीज देख रही है, तो इसका मतलब आईज के पास है फोटो रिसेप्टर्स, उनके उसने चीज को देख लिया। अब इंफॉर्मेशन किसको पहुंचानी है, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन किसको देगा, एसोसिएशन वाले न्यूरॉन को, यानी रिले न्यूरॉन को देगा, इंटर न्यूरॉन को देगा इंफॉर्मेशन। और वो किसको देंगे फिर, मोटर न्यूरॉन को देंगे कि ये चीज क्या है, हार्मफुल तो नहीं है, देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ऐसे। आप कोई चीज सुनते हैं, साउंड से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स है वो, उनको बोलते हैं हम फिनो रिसेप्टर या फोनो रिसेप्टर। यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, यहाँ ई नो, यहाँ पे तीनों रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एयर से रिलेटेड होते हैं। जो एयर है वो उनके पास भी रिसेप्टर्स है, जो नोज है उसके पास भी रिसेप्टर्स है, क्योंकि नोज ने कोई चीज स्मेल कर ली है, और वो चीज हार्मफुल तो नहीं है, हमें नोज कवर तो नहीं करना है। तो वो जो नोज के पास रिसेप्टर्स है उनको कहते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। इनके पास रिसेप्टर्स है, जिस चीज को हम टच कर रहे हैं कहीं उससे कांटा तो नहीं चुभ जाएगा, वो कैक्टस प्लांट तो नहीं है, यहाँ सॉफ्ट है ना। तो थिग्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। टंग के पास रिसेप्टर्स हैं दैट आर नोन एज गस्टैटो रिसेप्टर, किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। वो जलने वाली वो चीज तो नहीं है, टंग को ठीक लगेगी, खा सकते हैं कि नहीं, मुंह में रख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ अलग फीलिंग आती है, गरम गरम खाना खाते हैं तो अलग फीलिंग आती है, ठंडा कुछ खाते हैं अलग फीलिंग आती है, आइसक्रीम खाते हैं अलग फीलिंग आती है, because the tongue has receptors that are known as gustatoreceptors। ठीक है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आपका, दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। देखो क्या हुआ, ये कैक्टस था, ठीक है, जैसे ही फिंगर ने इसके इस पोर्शन को टच करने की कोशिश की, तो देखो क्या बोला इसने, आउच, इट इज सेंडिंग रिक्वेस्ट, फोन कॉल किया कर दिया उसने, डिफरेंट नर्व्स के सिग्नल, ब्रेन को भी मैसेज चला गया कि ये चीज हाथ टच लगाने लायक है कि नहीं है, क्या करें। ये फोन कॉल किसको गया, मसल सेल्स को, ये देखो मसल सेल्स, मसल्स के पास फोन कॉल गया, नहीं भाई रुक जाओ, ये देखो इसने कंट्रोल सिस्टम इसके पास है, इसने हाथ को पीछे कर दिया और ये फिंगर बच गई, फिंगर खुश होगी, हैप्पी होगी, देखो यहाँ पे, है ना, इट बिकम हैप्पी। तो एक सडन इनवोलेंट्री एक्शन जो बॉडी ने लिया है ना, कि ये चीज थी कोई जिसको टच करना, दैट इज सॉफ्ट, किसको कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको नहीं टच करना, और आपकी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी फिंगर को पीछे कर दिया कि नहीं इसको नहीं टच करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, देयर इज अ हॉट पॉट,
आप उसको टच करने वाले थे लेकिन आपने फिंगर को पीछे कर लिया, नहीं ये बहुत गर्म है, मुझे नहीं टच करना यार, मैं तो जल जाऊंगी, मेरी फिंगर जल जाएगी। तो एक क्विक एक्शन जो आपकी बॉडी लेती है दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और वो इनवॉलेंट्री है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता है कि वो गर्म है कि नहीं, लेकिन वो जैसे टच करता है वैसे ही पीछे कर लेता है। इस वजह से दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है भाई रिफ्लेक्स एक्शन, कि किसी हॉट पॉट को टच करते ही अपनी फिंगर्स को या अपनी मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे कर लिया, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज, ये जो आउटर वर्ल्ड से स्टिमुलाई है जो आपके रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं, यू हैव रिसेप्टर्स इन योर स्किन, आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स है उन्होंने रिसीव की इंफॉर्मेशन और किसको दी, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दी, रिले न्यूरॉन को, सेकंड पोर्शन को। रिले न्यूरॉन ने किसको दी, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, फिर इफेक्टर ऑर्गन को बोला कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, इस फिंगर को पीछे करिए ताकि इस स्टिमुलस को हम क्या दे सके, रिस्पॉन्स दे सकें। तो ये चीज क्या है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये सडन किया जाता है बॉडी के द्वारा, इनवॉलेंट्री है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे है जो पूरा कवर किया है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बॉडी का, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जब आप एक सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स लेते हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपको आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है, उसके लिए आपने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, लेकिन उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए आपने एक पाथवे को कंप्लीट किया है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उस पाथवे ने करा क्या है, सबसे पहले आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स है जो स्किन पे प्रेजेंट थे, क्योंकि मैं किसी चीज को टच करने वाली थी लेकिन मेरे रिसेप्टर्स ने कहा कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको दो, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन यानी इम्पल्स की फॉर्म में, जो क्या थे, केमिकल्स थे, न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में, स्पेलिंग आई थिंक देख लेना, न्यूरो ट्रांसमीटर भाई, ट्रांसमीटर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ गई, रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन, वन न्यूरॉन टू अदर, तो अदर कौन है भाई, रिले न्यूरॉन की बात हो रही है, इंटर न्यूरॉन की बात हो रही है, इंटर न्यूरॉन की बात हो रही है, उसके पास इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन फिर लास्ट में किसके पास आई, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन ने रिस्पॉन्स को कंडक्ट करा और मसल सेल्स को बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि ये पॉट हॉट है, आप जल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो द इफेक्टर ऑर्गन ने रिस्पॉन्स शो किया बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और बाय सिक्रीटिंग अ प्रोडक्ट। सो एक इंस्टेंट जो मूवमेंट हुई है, बॉडी ने जो परफॉर्म की है या उस इंडिविजुअल ने जो परफॉर्म किया है, जो रिस्पॉन्स दिया है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये सारा जो काम था ये क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन था। और जो पाथवे कवर किया ना हमने, कि रिसेप्टर था, रिसेप्टर ने सेंसरी को दिया इंफॉर्मेशन, सेंसरी ने रिले से पूछा करना चाहिए कि नहीं, रिले ने कहा नहीं नहीं, और मोटर न्यूरॉन ने उसमें हेल्प की, मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो ये जो पाथवे था दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, एंड ऑल दिस एक्टिविटी, दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नाउ अब बॉडी को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ एक ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं है जो कंट्रोल करता है, बॉडी के पास डिफरेंट क्या है, ग्लैंड्स हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चे, वो एक्सोक्राइन भी होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब है उनके पास डक्ट है, एक प्रॉपर पाइप लाइन है, उस पाइप के थ्रू वो अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और काम करते हैं। लेकिन ब्लड में डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करने वाले होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सीधे ब्लड में अपने केमिकल्स को, अपने जो मैसेंजर्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं, और ब्लड फिर ट्रांसपोर्ट करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो जो सिक्रीशन है वो अपना काम शुरू कर देती हैं। अब डिफरेंट ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी के अलावा थायराइड ग्लैंड, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, यूट्रस जो आपका फीमेल्स का पोर्शन है,
ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूट्रस, उसमें ओवरी के बारे में हमने पढ़ना है, यहाँ लिखा भी है। और मेल्स में जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस जो आती हैं वो ग्लैंड्स किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में और कौन सा हार्मोन वो रिलीज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ में देखिए सबसे पहले पिक्चर जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ ही अरेंज है। ये देखिए ये हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का और ये पोस्टीरियर लोब है, दो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप किडनी, ये सेकंड वाले पोर्शन पे आगे में किडनी के ऊपर आपको ये येलो कलर का ग्लैंड दिख रहा है, दैट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। रीनल ग्लैंड भी किस तरह से रिलीज कर रहा है एड्रीनलिन को और क्या हेल्प करता है हमारी, आगे देखेंगे हम। गले में, ये गले वाला जो पोर्शन होता है हमारा, इसमें हमारे पास प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के पीछे हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं। 1 2 3 4 चार दिख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन है थायराइड ग्लैंड का, लेकिन ये जो चार आपको दिख रहे हैं दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में पेंक्रियाज होते हैं ना, सिक्रीशन रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसके ऊपर ये जो पत्ते लीफ की शेप का आपको ग्लैंड दिख रहा है दैट इज नोन एज पेंक्रियाज। ये क्या रिलीज करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ग्लूकागॉन और इसके अलावा आपके अल्फा सेल बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं ये हम देखेंगे आगे। उसके बाद अगर यूट्रस की बात करें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं, उसमें जो ओवरीज होती है ना, ओवरीज आपका क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये पढ़ेंगे। और टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके बारे में स्टडी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स हैं फिर हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि ब्लड में डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को ये जो ग्लैंड्स हैं ये रिलीज कर देते हैं और फिर ब्लड जो है वो उसको उस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, उस केमिकल को ट्रांसपोर्ट करता है, उस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बिना डक्ट के, बिना किसी पाइपलाइन के, किसी चैनल के डायरेक्ट ब्लड में किसी चीज को रिलीज कर देते हैं, जो उनको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इट कैरी द मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, these glands control the growth, development, metabolism, reproduction, ये सारी चीजें करते हैं ये। अब हम टर्न वाइज टर्न पढ़ लेते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ऐसे तो ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है लेकिन ये मास्टर है क्योंकि ये बाकी सब ग्लैंड्स हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। सबसे पहला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है सबसे मेन, तो इसी ने ही रिलीज करा है। हेल्प कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, लेकिन पिट्यूटरी ने पूरी बॉडी के ग्रोथ के हार्मोन को रिलीज करा है। और वो चीज क्या करती है फिर, वो हार्मोन क्या कर रहा है, बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बॉडी के फंक्शनिंग को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है, लिखा है ना यहाँ पे, इसीलिए तो इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। अब क्या होता है, कई बार कोई हार्मोन बच्चे ज्यादा रिलीज हो जाता है बॉडी में, ठीक है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, या कोई कम रिलीज होता है, या तो हाइपो कंडीशन हो जाती है बॉडी में, या तो हाइपर कंडीशन हो जाती है। हाइपर मतलब ज्यादा रिलीज हो जाना, हाइपो मतलब कम रिलीज होना। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास डिसऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं बॉडी में, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो इससे या तो कम या तो ज्यादा रिलीज हो। अगर कम रिलीज हो तो ड्वार्फिज्म यानी बोनापन आ जाता है बॉडी में। अगर ज्यादा रिलीज हो तो हम एक्सेस में लंबे हो जाते हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम बड़ा, बॉनी जो स्ट्रक्चर्स है स्केलेटन सिस्टम वो खराब हो जाता है, एक्रोमेगेली उसको कहते हैं। ठीक है, और ऐसे उसको क्या बोलते हैं, साइज में बहुत लंबे हो गए हम, बहुत ही एक्सेस में, कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया हमारा। तो गिग्नाटिज्म जैसी सिचुएशन आ गई बॉडी में, यहाँ तो बोनापन आ गया तो बहुत छोटे हो गए, यहाँ तो बहुत लंबे हो गए। तो गिग्नाटिज्म जब हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी इज द फर्स्ट ग्लैंड, आपको याद रखना है कि वो ग्रोथ को कंट्रोल कर। अगर कम हो गया हार्मोन रिलीज तो ड्वार्फिज्म भी हो सकता है,
अगर आपको ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया तो गिग्नाटिज्म वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। नाउ द सेकंड जो कि गले में प्रेजेंट था, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म वाले रेट को कंट्रोल करता है। प्रेगनेंसी में तो वुमेन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड का होना। मतलब थायराइड ग्लैंड, थायराइड की प्रॉब्लम इस तरह से बोलते हैं, तो उससे जो आपका मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है बच्चे को, इसलिए थायराइड का लेवल कंट्रोल में होना चाहिए, हम इस तरह से सुनते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है जो थायराइड का थायरोक्सिन हार्मोन है, और ये बैलेंस्ड ग्रोथ देता है बॉडी को, बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, कि ये चीज अपने हिसाब से यहाँ 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 बैलेंस्ड ग्रोथ देता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हार्मोन के साथ। जब भी हम इस हार्मोन की बात करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो बॉडी में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है इस हार्मोन के काम के लिए। और आयोडीन की अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो इसका मतलब ये हार्मोन अच्छे से अपना काम नहीं करेगा, तो आपको ग्वाइटर वाला डिसऑर्डर हो जाएगा। वो इसमें क्या हो जाता है, गले वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको एक टिश्यू, स्वोलन सा टिश्यू दिखाई देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर वाला डिजीज, ग्वाइटर डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं थर्ड हार्मोन पे, दैट इज पैराथायरॉइड। मैंने कहा जब थायराइड की बात करते हैं ना हम, आगे गले में हमारा थायराइड हार्मोन है जो हमारे थायरोक्सिन रिलीज करता है। अब इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 4 डॉट्स मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है थायराइड के पीछे। तो पैराथायरॉइड क्या करता है, बॉडी में जितना कैल्शियम लेवल है ना उसको बैलेंस करके रखता है, कैल्शियम लेवल उसको बैलेंस करके रखता है बॉडी के। इतना से याद रखना, ज्यादा नहीं। फोर्थ है एड्रीनल, जो मैंने कहा किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन को रिलीज करते हैं। जो मेड्यूला है ना, कॉर्टेक्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो एड्रीनलिन को, एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं। वही मैंने कहा ना, कोई सिचुएशन ऐसे आ गई, कुत्ता पीछे पड़ गया, अब ये पीछा छोड़ेगा, अब क्या करें, कहाँ जाए, और इस तरह से पसीने छूट रहे हैं, हमारे हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारी, हमारा ऑक्सीजन का लेवल, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, भाग रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, तब रिलीज होता है एड्रीनलिन। ये बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। फाइट एंड फ्लाइट वाला आपका हार्मोन है ये, फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन कहा जाता है इसको, एपिनेफ्रिन भी इसी को कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो रिलीज करता है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपके क्या होते हैं, लीफ शेप स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के अंदर, जो इंटेस्टाइन के साथ प्रेजेंट है। आपका ये जो ग्लैंड है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके पास एक्सोक्राइन वाली प्रॉपर्टी भी है, एंडोक्राइन वाली प्रॉपर्टी भी है। इंसुलिन को रिलीज करता है ये। इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में ना, जो पेनक्रियाज है ना, वो क्या करते हैं कि हम मीठा खाते हैं कुछ भी, उस मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है पेनक्रियाज के पास, कि उसके पास ना इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कौन, इंसुलिन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जो आपकी ग्लैंड्स। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन कंट्रोल कर देगा, लेकिन हमने फास्ट रख लिया है, व्रत रख लिया, उस दिन हमने कुछ नहीं खाया, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होने लग पड़ता है। तो कम होने के लिए अब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो इसके पास एक और चीज भी है, इसके पास है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज रिलीज करने में है। इसके पास दोनों चीजें, कंट्रोल वाला सिस्टम भी है और ग्लूकोज बनाने वाला सिस्टम भी है, ग्लूकागॉन भी है और इंसुलिन भी है। नाउ द सिक्स्थ वन इज टेस्टिस। कहाँ में प्रेजेंट है, मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम पढ़ते हैं तब हम टेस्टिस को स्टडी करते हैं ना, टेस्टिस आपके टेस्टोस्टेरोन दैट इज मेल हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ये मेल हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको मेल करेक्टर दिलवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके प्यूबर्टी के स्टेज पे आप देखते हैं ना, मेल्स में चेंज आ रहा है, दाढ़ी आ रही है,
उसके अलावा अब वॉइस में चेंज आ गया, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेल्स. नाउ इन द फीमेल्स वी हैव, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ओवरीज होती है ना यहाँ पे. अगर यहाँ पे हम फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस वगैरह की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ओवरीज है. ये देख रहे हो ओवरीज है फीमेल्स में. ओवरीज क्या रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. और वो क्या कंट्रोल करती हैं, फीमेल्स में जो आपके फीमेल वाले करेक्टर्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है, वॉइस में चेंज आना, हेयर्स की ग्रोथ होना. तो इस ये सारे फीमेल करेक्टर्स कौन दे रहा है आपको, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको प्रोवाइड. इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं आपके लिए, बस इतने ही इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए. एक इम्पॉर्टेंट बात, जब पेनक्रियाज की बात करते हैं ना हम इंसुलिन की, जिनकी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ग्लूकोज जो है उसका लेवल राइज अप करने लग पड़ता है बॉडी में. और उस सिचुएशन को हम एक डिसऑर्डर की तरह लेते हैं और उसका नाम है डायबिटीज. हम बोलते हैं ना हमारे घर में दादाजी को डायबिटीज है, वो मीठा नहीं खा सकते, उनको मीठा मत दो, उनको आलू मत दो, उनको चावल मत दो. दैट इज नोन एज अ डायबिटीज मेलिटस. ठीक है. नाउ हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ही कंट्रोल कर लेती है कि हाँ अब इस चीज को रिलीज करना है. जो पेनक्रियाज हम किस तरह से अच्छे से रिलीज कर रहे थे इंसुलिन हार्मोन को, और इंसुलिन का क्या काम होता था, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को राइज अप नहीं होने देना है, कंट्रोल रखना है. तो वो कौन करता है, पेनक्रियाज खुद कर रहे हैं, उनके पास एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है. लेकिन अब जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल उन्होंने कंट्रोल कर दिया तो बॉडी को उनको तो बताना भी तो पड़ेगा कि अब भाई काम हो गया है तुम्हारा, बस करो, अब इंसुलिन बनाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, अब जब जरूरत पड़ेगी तब बनाना. तो इंसुलिन का लेवल फिर उसके बाद स्टॉप कर देना, ये जो काम है ये स्विच ऑफ कर देना, इज डन विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज इटसेल्फ. इसका मतलब अपना काम खुद से ही करना. ठीक है, एक तो पहले कर रहे थे उसके बाद खुद से ही बंद कर देने वाला एक्शन, जो स्विच ऑफ वाला एक्शन वो खुद के पास है, उनके पास. दिस इज नोन एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देखिए फिर से स्टडी करते हैं. शुगर लेवल एकदम से बॉडी में ब्लड में राइज अप करने लग पड़ा, तो पेनक्रियाज ने डिटेक्ट कर लिया, उसके सेल्स ने पता लगा लिया अरे बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो रहा है बॉडी में, जल्दी से कंट्रोल करो. उन्होंने इंसुलिन को बनाना शुरू कर दिया. इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड के शुगर लेवल को कम करना शुरू कर दिया, फॉल करवाना शुरू कर दिया. अब जैसे ही फॉल करवाना शुरू हुआ तो अब बॉडी के सेल्स को पता चल गया कि अब गिरना शुरू हो गया, अरे भाई काम को बंद करो, स्विच ऑफ करो. तो वो खुद ही अपना काम स्विच ऑफ कर देते हैं. दिस इज नोन एज अ फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो कर रही हूँ. फिनिश. आई होप यू लाइक द वीडियो. कुछ भी आपको समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please share it with your friends. Okay, thank you बच्चे. I hope you like the video. Thank you बेटा.